अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले बेटा, अब आप लोगों को मैं आगे का काम समझा रहा हूँ, क्लासिकल मेथड्स। इसके बाद आपकी किताब में तो क्लासिकल मेथड्स पे तो हम बात करते ही रहेंगे आगे, क्योंकि आपका ये अच्छा खासा टॉपिक बड़ा है। मैं आपको एक समराइज्ड वे में पूरा टॉपिक समझा रहा हूँ। हम लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है? किसी चीज को एनालाइज करना। तो केमिस्ट्री के अंदर जो भी चीज एनालाइज करके उसकी स्टडी हम कर रहे हैं, जिसमें एनालिसिस इन्वॉल्व है। अब एनालिसिस का मतलब क्या है? आप एनालिसिस एनालाइज करते हैं कुछ चीजों की मदद से। अब वो चीजें आपके क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं। क्वालिटेटिव में आप लोगों को मैंने फ्लेम टेस्ट पढ़ा दिया है, और इसी तरीके से और भी हमने पढ़ा था। एक और टेस्ट हमने शायद देखा था, अभी जहन में नहीं आ रहा, वो आगे बता दूंगा। बहरहाल आपके पास क्वालिटेटिव टेस्ट है और दूसरा क्वांटिटेटिव टेस्ट है। अब क्वालिटेटिव टेस्ट और क्वांटिटेटिव टेस्ट दोनों में आपके पास सेंसेस भी इस्तेमाल हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव में तो खैर सेंसेस नहीं इस्तेमाल हो सकते, क्वालिटेटिव में हो सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है। वो एक पूरा चार्ट आपकी टेबल किताब में बना हुआ है। तो पूरा जो चार्ट किताब में बना है उसमें आप जाके देख सकते हैं। वो आपके ये पूरा टॉपिक मैं पीछे समझा चुका हूँ। तो हमारे पास सेंसेस हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं, ये सारी चीजें हैं। अब मेथड, मेथड का मतलब क्या है? मैं अगर कलर देख रहा हूँ तो मैं अपने सेंसेस इस्तेमाल करके कलर देख के बता दूंगा। देखना भी तो इटसेल्फ इज अ सेंस है। सिमिलरली आप कोई चीज कलर के अलावा देख रहे हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज। सिमिलरली आपके पास कुछ ऐसे मेथड्स, मेथड का मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं या कोई और चीज हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं एनालिटिकल मेथड्स पे। तो एनालिटिकल मेथड बहुत सारे हैं, इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं। आप देख के भी बता सकते हैं अपनी नॉलेज की बेसिस पे। आप किताबी बेसिस, जो किताबी नॉलेज है उसकी बेसिस पे भी बता सकते हैं। तो बहुत सारे आपके मेथड्स हो सकते हैं, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, कैलकुलेशन बेस्ड, हर किस्म के। अब आपकी किताब ने आपसे दो किस्म के मेथड्स डिस्कस किए हैं। दो जर्नलाइज मेथड कौन से हैं? पहला जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लासिकल मेथड, और दूसरा आप कह सकते हैं मॉडर्न मेथड। जिस तरह फिजिक्स के अंदर एक होती है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी होती है मॉडर्न फिजिक्स, उसी तरीके से मेथड भी हमने दो हिस्सों में तब्दील कर दिए, तकसीम कर दिए। एक को कहा क्लासिकल मेथड, दूसरे को हम कहेंगे मॉडर्न मेथड या एडवांस मेथड। तो मॉडर्न मेथड तो कम जगह पर आपको ये नाम मिलेगा, ज्यादातर हम एडवांस मेथड, या अगर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फिक्स हो जाए तो एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड पे हम बात कर रहे होंगे। तो क्लासिकल मेथड का मतलब क्या है? जो शुरू से सदियों से चलता आ रहा है, क्लासिकल मेथड वो सारे। आपकी किताब में दो मेथड्स डिस्कस करने को कहा है कि एक आपके पास है वॉल्यूमेट्रिक मेथड, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। दूसरा आपके पास है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्लासिकल मेथड में। जो एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड है उसमें पर्टिकुलरली हम एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, वो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अभी हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जिसमें आपको फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और भी दीगर कोई उसमें बताया होगा पॉइंट, तो वहाँ हम डिस्कस कर रहे होंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्लासिकल मेथड में। क्लासिकल मेथड, क्लासिकल मेथड का मतलब क्या है? वो चीज जो रिवायतों से चलती आ रही है। अब आपके पास जो क्लासिकल मेथड है, जो शुरू से चलते आ रहे हैं, पहले जब इक्विपमेंट्स नहीं थे प्रॉपर, तो लोग उसी तरीके से करते थे, जिसमें सबसे पहला आपके पास जो आप कर भी चुके होंगे टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन आपके पास एक एग्जांपल है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस तो नहीं कहेंगे, लेकिन कह भी सकते हैं। तो ये दो आपके पास बेसिकली डिस्कस करवाए गए हैं, और एक आपके यहाँ पर और मजीद पढ़े हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो एक तो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, दूसरा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आप लोगों का टाइट्रेशन आप लोग कर भी चुके हैं, उसी में आता है एग्जांपल, वही होगी। दूसरा ग्रेविमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक में आपको बता चुका हूँ, इसमें हम वेट को इन्वॉल्व करते हैं। वो एनालिसिस जिसमें वेट का इस्तेमाल होता हो, वेट का मतलब क्या है? मास ऑफ एनी सब्सटेंस। तो उसकी मद में कुछ भी आप एनालाइज कर रहे हैं, वो आप पढ़ेंगे किसमें? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर। अब ये होगा कैसे, वो सबके ऊपर हम जब किताब में आएंगे डिटेल में समझेंगे। बहरहाल अभी हम एक समराइज वे में समझ लें।
हमारे पास क्लासिकल मेथड में दो चीजें हैं। एक आप कह रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक के अंदर वेट के अलावा, वेट का मतलब आपको मास निकालना है किसी सब्सटेंस का, उसके अलावा हम कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते। ये अगर मैं कहूँ कि और कोई एडवांस इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते तो बात ज्यादा बेहतर होगी। हम टाइट्रेशन की एग्जांपल लेते हैं। टाइट्रेशन में हमारे पास फ्लास्क होता है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने एसिड डाल दिया। हमारे पास स्टैंड पे लगी हुई ब्यूरेट होती है, उसके अंदर आप बेस डालते हैं। जिस फ्लास्क के अंदर आपने एसिड डाला था उसके अंदर आप थोड़ा सा इंडिकेटर डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई इंडिकेटर डालते हैं कि एसिड और बेस जब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो वो जो सोल्यूशन है वो पिंक कलर का बनना शुरू हो जाएगा। ये आप लोगों ने किया हुआ भी होना चाहिए। तो टाइट्रेशन आपके पास एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। इसका मतलब क्या है कि आपके इतने ml एसिड में इतने ml कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक हमारे पास इक्विपमेंट है, वॉल्यूमेट्रिक वेयर, जिसको हम ग्लास वेयर भी कहते हैं। उसे हम कहते हैं पिपेट, जो उसका नाम है वो पिपेट है। पिपेट आप क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी जितना आपको वॉल्यूम चाहिए उतना वॉल्यूम निकालते हैं एसिड का या किसी और सब्सटेंस का। भी हम एसिड की बात करें तो एसिड निकालेंगे। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपने मुंह से उस एसिड को खींच रहे होते हैं क्योंकि हम वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा मुंह ये काम कर सकता है। लेकिन एक्चुअल में एक पंप आता है जो पिपेट के ऊपर लगता है। उस पंप से हम उसको जो भी वॉल्यूम हमें जितना चाहिए उतना निकालते हैं और फिर उसे हम वापस फ्लास्क के अंदर डाल देते हैं, जिसके अंदर आप टाइट्रेशन बाद में करेंगे पूरी। ब्योरेट्स आपने देखी होगी, लंबी सी एक ट्यूब होती है जिसके अंदर आप ऊपर से नोजल आप बनाते हैं फ्लास्क की मदद से। तो फ्लास्क के अंदर डाल के आप उसको NaOH फॉर एग्जांपल अगर आप डाल रहे हैं बेस आपने डाल दिया। फनल होता है, फ्लास्क तो नहीं, फ्लास्क के अंदर तो दूसरा आपने एसिड डाला है। फनल होता है, उस फनल को आप रखते हैं ब्यूरेट के ऊपर और फिर अपने एसिड तो नीचे फ्लास्क में, ऊपर से NaOH पूरा फिल कर लेते हैं ब्यूरेट के अंदर। अब ब्यूरेट के अंदर सारा का सारा बेस है। इंडिकेटर के कुछ कतरे, दो चार ड्रॉप आप एसिड के अंदर डालते हैं। अब फिर आप क्या करेंगे, आप रीडिंग मेजर करेंगे। ये सारी चीजें आपको पीछे जो टॉपिक करवाया उससे रिलेट कर रहा हूँ कि आपके पास जो रीडिंग्स आएंगी हो सकता है वो एक्यूरेट आ जाए, हो सकता है वो प्रिसाइज हो लेकिन एक्यूरेट ना हो सकता है एक्यूरेट भी हो प्रिसाइज भी हो, डिपेंड कर रहा है आपके एरर उसमें कितने। तो हम क्या करते हैं, पहले एक दफा टाइट्रेशन पूरा परफॉर्म किया, एक दफा हमारे पास रिजल्ट आ गया, कैलकुलेशन हमने अभी साइड पे रख दी, वो जो भी डाटा हमने इकट्ठा किया उसको एक जगह लिख लिया। फिर सेकंड टाइम वही सेम प्रोसीजर दोबारा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अब जो रीडिंग होती है उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो तीन चार रीडिंग्स लेने के बाद फिर उनका एवरेज निकालते हैं और चेक करते हैं कि जो हमारे पास जो भी कैलकुलेशन कर रहे थे वो अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड जो हमारी कैलकुलेशन थी उसके मुताबिक आ रही है तो वेल गुड, आपने सही तरीके से कामयाबी के साथ परफॉर्मेंस कर ली अपने एक्सपेरिमेंट की। अदरवाइज आपके हो सकता है आंसर्स गलत भी आ रहे हो। लेकिन इस सब कुछ के अंदर कोई एडवांस इक्विपमेंट नहीं है। तो क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं क्लासिकल मेथड की, क्लासिकल मेथड में आप ग्लास वेयर्स और इस तरह की नॉर्मल चीजें यूज करते हैं। ये तो आपके टाइट्रेशन मैंने समझा दिया, टाइट्रेशन किस तरह से हो रही है। इस तरीके से आप कहेंगे कि ये जो टाइट्रेशन है इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूम को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जाहिर टाइट्रेशन से या तो मोलैरिटी निकालेंगे, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी एक ही चीज होती है ऑलमोस्ट। और अगर मोलैरिटी आपको अननोन थी, मोलैरिटी आ गई और मोलैरिटी की मद में आप उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी बातें हम और डेप्थ में नहीं जा रहे, बस ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं। दूसरे में बात कर रहे हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हम रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं वेट के साथ। अब इस क्लासिकल मेथड के अंदर एडवांस इक्विपमेंट नहीं है कोई भी, सिवाय किसके, वेट मशीन के। तो अब जो मैंने कहा वेट लेते हैं तो वेट कहाँ से लेंगे, ज़ाहिर वेट मशीन से लेंगे। अब वो पुराना जमाना तो खत्म हो गया ना, हम तराजू लेंगे। वरना आप हो सकता है आपके स्कूल्स के आगे चल के जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह इधर भी जाएंगे तो वहां पे लैब में फिजिकल बैलेंस हो वैसा ही जैसे बाहर आपके तराजू लोगों ने रखे हैं। सब्जी वाले के पास जाएं या जो आपके पास 3 डब्बे वाला आता है वो आपसे रद्दी कलेक्ट करता है, तो उसके पास भी वो पुराना वाला फिजिकल बैलेंस होता है। वो बैलेंस करता है, एक साइड पे वजन आपका जो भी सामान बेच रहे हैं उसको वो रखता है, दूसरी साइड पे वेट रखता है। वो बैलेंस करके कहता है कि दोनों 5 किलो बराबर हो गए।
और इसी तरीके से एक फिजिकल बैलेंस होता है, वो एक कंप्लीट आइसोलेटेड बॉक्स के अंदर रखा जाता है, उसके अंदर आप बहुत छोटे पार्टिकल्स का भी वजन निकाल सकते हैं, ग्राम्स के अंदर भी निकाल सकते हैं, मिलीग्राम्स में भी वजन निकाल सकते हैं। तो ये फिजिकल बैलेंस आपके स्कूल में हो सकता है आपने देखा हो। तो अगर उसकी बात ना करूं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एडवांस इक्विपमेंट जो यूज होता है क्लासिकल मेथड में, वो वेट मशीन है। अब आजकल छोटी सी आपके हाथ जितने साइज की वेट मशीन आती है, उससे भी छोटी वेट मशीन आती हैं, जिसमें आप मिलीग्राम्स भी मेजर कर सकते हैं। तो वेट मशीन के अलावा क्लासिकल मेथड में कोई और चीज तो इस्तेमाल नहीं हो रही एडवांस। ठीक है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या हो रहा है, उसमें भी कुछ इसी तरीके से इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी सब्सटेंस का वजन निकालना है, तो मैं उस वजन को निकालने के लिए वो फिजिकल बैलेंस भी यूज कर सकता हूँ, जो भी मैं जिसके बारे में बता रहा था, या मैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी यूज कर सकता हूँ। और फिर मैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कैलकुलेशन कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज जनरेट हम खुद कर लेते हैं, या कुछ हमें फॉर्मूलाज बने बनाए दिए हुए जाते हैं, पुराने साइंटिस्ट ने मेहनत की होती है, दिमाग लगाया होता है, तो वो उस कैलकुलेशन के ऊपर हम काम करेंगे, तो एंड में हमें पता चल जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है NaCl, तो इसमें सोडियम की क्वांटिटी कितनी है, क्लोरीन की क्वांटिटी कितनी है, हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी हम इतनी डेप्थ में नहीं जा रहे ना, आपकी किताब ने इतनी डेप्थ में बताया हुआ है, अगर बताया होगा तो बाद में पढ़ लेंगे। तो आपको इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जा रहा, बस ये शॉर्ट समरी थी आपके इस पूरे टॉपिक की। इस समरी के बाद मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ आपकी किताब पे। पहले यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें। चलें अब अपनी किताब पे आ जाएं, किताब को देख लें। यहाँ पर आपके बहुत सारे पैराग्राफ में जो कुछ भी लिखा हुआ है, होपफुली आप खुद पढ़ लेंगे, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने आपको एक एक्सट्रैक्ट समझा दिया, जो कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट लिखा है वो मैं आपको साथ साथ समझा दूंगा। बहरहाल पूरा पूरा पढ़ाना मुझे बेतुका सा लगता है। अगर आपको किताब अब तक पढ़ना नहीं आई है, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन करना नहीं आई है, तो फिर आप अब तक सिर्फ और सिर्फ वक्त जाया कर रहे थे। आपको बेहतर है कि इंग्लिश एडिशनल लैंग्वेज कोर्स सीख लें, जिसमें आपको लैंग्वेज के बारे में पता चल जाए, टेंसेस क्या होते हैं, ट्रांसलेशन क्या होती है, सब वहां पर आपको समझ आ जाएगा। बहरहाल डेफिनेशन यहाँ पर आपकी क्लियर हो जानी चाहिए क्लासिकल मेथड की। जो आपके फंडामेंटल लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस थी, वो सारी टेक्निक्स, वो सारी प्रैक्टिसेस जो पहले फंडामेंटल मानी जाती हैं अभी भी, और पहले पुराने जमाने के अंदर लैब्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं, अभी भी आप लोगों के स्कूल कॉलेजेस और सम हाउ यूनिवर्सिटीज में भी, यूनिवर्सिटीज में हर जगह हर लैब में तो नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी मिक्सचर है, लेकिन स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यहाँ पर आपके पास फंडामेंटल प्रैक्टिसेस को ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल के अंदर हैं, कॉलेज के अंदर हैं, तो आपको कोई बहुत ही एडवांस लेवल की इक्विपमेंट मशीन सामने दे दी जाए और बोला जाए इसको ऑपरेट करें। ऐसा नहीं होता। तो बहरहाल आपके क्लासिकल मेथड्स क्या हैं? फंडामेंटल लेबोरेटरी प्रैक्टिसिंग टेक्निक्स। अब ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, ये आपका जो भी एनालिसिस का, इसको आप वेट केमिकल मेथड भी कहते हैं। वेट केमिकल, वेट गीले को, गीले का मतलब क्या है, लिक्विड क्या करता है, गीला होता है। तो जहां पर भी आपके केमिकल लैब्स के अंदर या केमिकल मेथड के अंदर लिक्विड का इस्तेमाल होगा, उस मेथड को आप कहेंगे वेट केमिकल एनालिसिस या वेट केमिकल मेथड। तो ये जो आपके पास केमिकल एनालिसिस है, इसको आप वेट केमिकल एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर लिक्विड इस्तेमाल होता है। गैस भी होती है, ऐसा नहीं है कि गैस नहीं होती, सॉलिड नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स लिक्विड इस्तेमाल होता है। तो ये आपकी एक टर्म थी। बहरहाल क्लासिकल मेथड आपके एनालिटिकल टेक्निक का हिस्सा है, और ये कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं करते सिवाय वेइंग बैलेंस के। वही सारी बातें जो मैंने अभी आपको समराइज की हैं, वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई नई बात होगी तो उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। बहरहाल यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन पूरी दी हुई है कि आपके मेथड के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, और इसके अंदर एनालेट्स होते हैं, रेजेंट्स होते हैं, एनालाइट बोले एनालेट बोले, जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन है। एनालेट या एनालाइट, मैं वर्ड नॉर्मली एनालाइट यूज करता हूँ, प्रोनाउंसिएशन देखने का टाइम नहीं है, हम जो सुनते आए हैं अपने टीचर से वही बोलते आ रहे हैं। तो एनालाइट्स क्या है? एनालिसिस से निकला है। ठीक है। एनालाइज जिसको करना है उसको हम कहते हैं एनालाइट। जिस तरह आपके पास, अगर हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, लेकिन ये कोई बैठ नहीं रही एग्जांपल, इसको हम यहीं पे इतना रखते हैं। आपकी किताब ने यहाँ पर साइड में पूरी डेफिनेशंस भी दी हुई हैं कि एनालाइट क्या है।
एनालाइट आपके पास वो केमिकल सब्सटेंस है जिसको एनालाइज करना है। ठीक है, मैं इसको समराइज पॉइंट में समझा रहा हूँ, लिखा हुआ आप खुद देख लेंगे और खुद याद कर लेंगे। एनालाइट क्या है? वो जिसको एनालाइज करना है। दूसरा जो टर्म यूज की थी वो रीजेंट यूज किया था। रीजेंट यहाँ तो खैर नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ। रीजेंट आपके पास वो सब्सटेंस है जो एनालाइट के साथ डाला जाता है ताकि वो एनालाइट के साथ रिएक्ट करे, एक मिक्सचर बनाए, एक सोल्यूशन बनाए, और फिर आप उसकी मदद से, उस जो मिक्सचर जिसने बनाया उस रेजेंट की मदद से फाइनल जो भी डिटेक्ट करना है, जो भी एनालाइज करना है वो कर लें। तो जिस तरह आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हासिल करते थे, रिएक्टेंट डालते थे, प्रोडक्ट हासिल करते थे, तो ये रिएक्टेंट है दोनों, एनालाइट भी और रेजेंट। तो यूं समझ लें, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। तो एनालाइट लेट सपोज सॉल्यूट समझ लें, और जो आपका रेजेंट है लेट सपोज सॉल्वेंट समझ लें, क्योंकि एनालाइट रेजेंट के अंदर डाला जाता है। बात समझ आ रही है कुछ कुछ? तो जिस तरह सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके एक मिक्सचर बनाते थे, उसी तरीके से आपके पास एनालाइट और रेजेंट मिलके एक मिक्सचर बनाते हैं। अब वो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है सॉल्यूशन का, या जो भी मिक्सचर बन रहा है उसका, और यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। एनालाइट इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि उसको एनालाइज करना है। रेजेंट इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि वो एनालाइज हो चुका है, वो नोन वैल्यू है। एनालाइट अननोन वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, जो अननोन वैल्यू है उसको नोन, जो चीज पहले से पता है उसमें डाल के फाइंड आउट कर लेते हैं कि अननोन वैल्यू है क्या, कितने मिकदार में, कितना वॉल्यूम है। तो ये आपकी डेफिनेशन सारी किताब ने दी हुई है। टाइट्रेंट भी दिया हुआ है। टाइट्रेंट का मतलब आगे चल के मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि एग्जांपल आपकी वहां पर आ जाएगी। तो बहरहाल आप क्या कर रहे हैं, आप अपना वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर कुछ जर्नल रूल्स हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, और उसके अंदर आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं एनालाइट और रेजेंट का। ये जो क्लासिकल मेथड है, इसमें आप क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, हर क्लासिकल मेथड, चाहे वो आपका वॉल्यूमेट्रिक हो या आपका ग्रेविमेट्रिक हो, हर क्लासिकल मेथड होगा, या हर आप कह लें एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड होगा, सब में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आएंगे। क्लियर है? आपके ये क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होता है, इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होता है। तो बहरहाल आपके जो केमिकल और फ्लेम टेस्ट थे वो क्वालिटेटिव की एग्जांपल आ गई, और टाइट्रीमेट्रिक बोलें या टाइट्रेशन एक एग्जांपल है। तो टाइट्रीमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ये दोनों क्वांटिटेटिव एनालिसिस। केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट में आप केमिकल्स को आपस में रिएक्शन करवा रहे हैं, ज़ाहिर क्वालिटी बताएगा, क्वांटिटी तो नहीं बताएगा ना। फ्लेम टेस्ट में आप फ्लेम चेक कर रहे हैं कि कौन सा कलर है, उस कलर की वजह से बता रहे हैं ये सॉल्ट होगा, ये इसमें मेटल होगा। तो ये भी क्वालिटी आप बता रहे हैं, क्वांटिटी तो नहीं बता रहे। क्वांटिटी जो चीज बता रहा है, क्वांटिटी वेट भी हो सकती है, मास भी हो सकता है। वेट बोले, मास बोले, दोनों वैसे एक ही, और वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है? टेम्परेचर भी आपको क्वांटिटी में वैसे आ जाता है। तो यहाँ टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, यहाँ से वो सिर्फ आपको वॉल्यूम और वेट यानी मास की बात कर रहे हैं। बहरहाल टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस आपके पास क्या है, जिसके अंदर आप वॉल्यूम एक अननोन सोल्यूशन का और एक नोन सोल्यूशन का गिवन होता है, उसकी मद में जो अननोन सोल्यूशन है या अननोन सब्सटेंस है उसकी वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइट्रेशन में आपको कहा जाता है कि मेरे पास एक है, आपने ये हो सकता है याद किया हो, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। हो सकता है आपने याद किया हो, ये नहीं मैंने ये करवाया हो। ठीक है? तो हो सकता है आपको याद हो, मैंने याद तो नहीं करवाना, मैंने तो आपको सिखाना है, मैंने सिखा दिया, याद तो आपने करना है। तो बहरहाल M1V1 इज इक्वल टू M2V2 में अगर मेरे पास एक नोन वैल्यू है और एक अननोन वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वॉल्यूम दोनों का अननोन है, वॉल्यूम दोनों का चले नोन कर लेते हैं, दोनों का तो अननोन वैसे भी नहीं हो सकता। वॉल्यूम दोनों का नोन यानी पता है, लेकिन कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी किसी एक का पता है, दूसरे का नहीं पता। तो हमें जब वॉल्यूम दोनों का अगर नहीं भी पता होगा तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? मैं कह रहा हूं कि ये एसिड के लिए है और ये बेस के लिए। तो अभी मैंने आपसे कहा कि हम पिपेट में निकालते हैं एसिड और फ्लास्क के अंदर डालते हैं। पिपेट के अंदर जब आप निकालेंगे तो वॉल्यूम मेजर कर लेंगे ना, कि कितने ml निकाला है, 5 ml निकाला है, 10 ml निकाला है, 100 ml निकाला है, हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। जो आप ब्यूरेट से अपना बेस ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहे हैं अपने फ्लास्क के अंदर,
तो वॉल्यूम आपका वहां से बेस का आ जाएगा। नहीं भी गिवन होगा तो हम निकाल लेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ नॉन सब्सटेंस गिवन होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 मोलर है, 1.5 मोलर है, 2 मोलर सोल्यूशन है, क्या है। तो अब अगर मुझे मोलैरिटी चाहिए एसिड की, तो एसिड की मोलैरिटी आ जाएगी सिंप्लीफाई करने से। सोल्यूशन तो कर सकते हैं ना इसका, कैलकुलेशन किसी को मुश्किल तो होनी नहीं चाहिए। तो ये आपके पास एक मेथड है जिसको आप कहते हैं टाइट्रीमेट्रिक मेथड। अब किताब के हवाले से वापस बात कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में सारी चीजें बताई हैं। बहरहाल डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस की क्या है, डेफिनेशन लिखी है, खुद ही पढ़ लें। एक अननोन सब्सटेंस होगा, एक आपके पास नोन सब्सटेंस होगा, और फिर आप उनको आप मेजर कर लेंगे और उसका जो भी निकालना है, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन या वेट, जो भी निकालना है, ठीक है, क्वांटिटेटिवली आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो इसको आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस को। तो मैंने शुरू में आपसे कहा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोले या टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस बोले, दोनों एक ही चीज है। बहरहाल आपके पास टाइट्रेशन एक एग्जांपल होती है। यहाँ जो भी चीजें लिखी हैं इसमें लिखा हुआ है एक और मजीद, ये जो रेजेंट है, रेजेंट मैंने अभी बताया एनालाइट के साथ रेजेंट होता है। रेजेंट जो है उसको आप यहाँ पर टाइट्रेशन में स्पेसिफिकली कहते हैं टाइट्रेंट। जो टाइट्रेशन करवा रहा है उसको कहते हैं टाइट्रेंट। डेफिनेशन यहाँ पर किताब ने दी हुई है। तो बहरहाल आपका ये जो एनालाइट है ये टाइट्रेंट के साथ रिएक्शन करेगा, और जब ये कंप्लीट रिएक्शन कर लेगा तो आपको इंडिकेटर डाल के पता चल जाएगा कि अब मेरा रिएक्शन हो गया कंप्लीट। कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन सब्सटेंस, ये सारा आप खुद पढ़ लें। डेफिनेशन ऑफ टाइट्रेशन दी हुई है, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद होनी चाहिए। अगेन अब इस टॉपिक में ये जो पूरा मैं इसके आगे जितने पढ़ा रहा हूँ उसमें एक एक लाइन टू लाइन पढ़ाने की जरूरत मेरा नहीं ख्याल मुझे होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मैं आपको समरी में बता रहा हूँ वही सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। तो ये सारा काम आपने घर पे खुद करना है। अब हम बात कर रहे हैं एनालिसिस का मेथड क्या है, यानी किस तरीके से आप एनालाइज करेंगे। टाइट्रेशन आप कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक आपकी किताब ने कुछ पॉइंट्स लिख के दे दिए हैं जिसमें आपको एक रिएक्शन बताया हुआ है कि जब भी एनालाइट और टाइट्रेंट, अब टाइट्रेंट हम टाइट्रेशन कर रहे हैं इसलिए उसको कह रहे हैं, अगर टाइट्रेशन के अलावा कोई और प्रोसेस करते तो हम टाइट्रेंट के बजाय रेजेंट वर्ड यूज करते। तो बहरहाल आपके एनालाइट और टाइट्रेंट दोनों मौजूद है, जिसमें ए मोल्स एनालाइट के और टी मोल्स टाइट्रेंट के आपने डाले। एक आपको मिक्सचर, एक आपको प्रोडक्ट मिल गया। अब जो रिएक्शन हुआ ये आपके पास पूरा स्टेप बाय स्टेप ऐसे मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैं इसको दोबारा अगेन समराइज कर रहा हूँ कि आपके फ्लास्क के अंदर एनालाइट डाला हुआ है, ब्यूरेट के अंदर आपने टाइट्रेंट डाला है, और आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ इंडिकेटर डाल देंगे। इंडिकेटर लिखा हुआ है आखिरी पॉइंट में, ठीक है। तो बहरहाल आपके रिएक्शन होना शुरू होगा। इंडिकेटर का काम क्या, इंडिकेट करना, आपका रिएक्शन तो होता रहेगा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो गया है, तो आप इंडिकेटर डाल लें तब जाके पता चल रहा है। अदरवाइज आपका रिएक्शन कंप्लीट हुए हुए एक अरसा गुजर चुका होगा, आप फिर भी उसमें बैठ के ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप अगेन टाइट्रेंट डालते जा रहे होंगे। तो आप ये बेवकूफ़ी ना करें, इसलिए आपको कहा है कि इंडिकेटर भी आपने डालना है फ्लास्क के अंदर, ताकि आपका होल रिएक्शन बाद में पता चल जाए क्या हो रहा है। ये आपका बेसिक एक टॉपिक था टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस का। अब कुछ डेफिनेशंस जो मैंने आपसे कहा ये आप खुद पढ़ेंगे। टाइट्रेंट भी पढ़ा दिया, एनालाइट भी पढ़ा दिया, और इसके साथ साथ आपको इंडिकेटर के बारे में बता दिया। वो आपका इंडिकेटर सब्सटेंस है जो इंडिकेट करता है कि आइदर एसिडिक सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है, क्या है। एग्जाम्पल सारी ये मैं आपको क्योंकि पढ़ा चुका हूँ तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई जरूरत होगी इतना डेप्थ में जाने की। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कौन सा वाला, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसको टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी हम कहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट आपसे कहा हुआ है ये डेफिनेशन वगैरह आप खुद करेंगे। डायग्राम भी किताब ने एक पूरी बना के दी हुई है, ये वाली छोटी सी। तो बहरहाल आपने डायग्राम बनानी नहीं है, लेकिन डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर इनकेस कभी बनानी पड़ भी जाए तो आपको नॉर्मल डायग्राम हाथ से रफ बना लें, कोई मसला नहीं। अब नेक्स्ट के ऊपर बात करें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आपका ये छोटा सा पॉइंट है, फिर उसके बाद आपका जो टॉपिक है यहाँ एंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे पढ़ेंगे। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है, वो एनालिसिस जिसमें वेट इन्वॉल्व हो। तो
तो डेफिनेशन यहाँ पर आपकी दी हुई है किताब ने, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आपका एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है और ओल्डेस्ट टेक्निक है, यानी बहुत कदीम जमानों से ये चलता आ रहा है, जिसमें आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं और फिर आप जो भी इसमें आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ वेट आप निकाल लेते हैं। तो टेक्निक फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन इन केमिकल एनालिसिस, जाहिर है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का मतलब क्या है, क्वांटिटी निकाल के दे रहा है। अब ये बात ध्यान में रखें, क्वांटिटी के अंदर आपका वेट जाहिर है एक अहम किरदार अदा करता है, तो वेट मशीन हम यूज करते हैं इसके अंदर। तो बहरहाल टेक्निक के अंदर क्या है, हम वेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वही यहाँ पर लिखी हैं, इसको अगेन आपसे कहूंगा कि खुद पढ़ लें। मैं डायरेक्ट आपको स्टेप्स पे समझा रहा हूँ कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के स्टेप्स क्या होंगे। तो एक एग्जांपल किताब ने दी है NaCl की गालबन, तो मुझे लेट सपोज NaCl नहीं है, सिल्वर क्लोराइड है, AgCl। सिल्वर क्लोराइड में अगर मुझे क्लोरीन कितना है ये निकालना है, तो अमाउंट ऑफ क्लोरीन निकालने के लिए जो आपके सिल्वर क्लोराइड के अंदर मौजूद है, अब लाजमी थोड़ी सिल्वर क्लोराइड हो, मेरे पास हो सकता है सोडियम क्लोराइड हो। अब लाजमी नहीं है मुझे क्लोरीन निकालना हो सकता है मुझे कोई और सब्सटेंस निकालना हो। लेट सपोज मैं ऑक्सीजन निकालना चाह रहा हूँ इन वाटर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी हुई है, क्लोरीन निकालना है उसका अमाउंट जो कि सिल्वर क्लोराइड में मौजूद है। तो आप कोई और भी अगर लिखना चाहते हैं एग्जाम्पल, लाजमी नहीं ये रट के जाएं, आप कोई अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। मेथड क्या होगा, बहरहाल चार स्टेप हैं उसके ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। पहला मेथड आपको बताया, सबसे पहले आप एक सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे जिसमें आप जो पूरा सैंपल है सिल्वर क्लोराइड, उस पूरे सैंपल का वजन निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने उसका 10 ग्राम वजन लिया पूरे सैंपल का, आप 100 ग्राम लेते हैं, दिल चाह रहा है आपका ज्यादा खर्च करने का क्योंकि सिल्वर क्लोराइड थोड़ा महंगा होता है, आप ज्यादा खर्च कर लें, 100 ग्राम ले लें। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, आप उसमें सेपरेट करेंगे जो भी आपको डिजायर्ड कंस्टिट्यूएंट चाहिए, क्लोरीन चाहिए, क्लोरीन को सेपरेट करेंगे। और अगर आपको फर्ज करें सिल्वर चाहिए, क्लोरीन सेपरेट किया, ऑटोमेटिकली सिल्वर आपका मिल जाएगा। सिल्वर सेपरेट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका क्लोरीन आ जाएगा। अगर ये तो अभी दो की बात हो रही है, अगर मेरे पास ज्यादा सब्सटेंस होते, 3 होते, लेट्स सपोज हम बात करते हैं सोडियम सल्फेट की फॉर एग्जांपल। अगर ये सोडियम सल्फेट की बात होती है, ज्यादा कंस्टिट्यूएंट है, मैं इसमें कह सकता हूँ कि मुझे सोडियम चाहिए, मैं ये भी कह सकता हूँ मुझे सल्फर चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। तो जो भी आपको चाहिए उसको सेपरेट करना होगा। अब वो सेपरेट कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही, सेपरेट करने के बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स हैं, उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे, लेकिन करना क्या होगा वही होगा। ठीक है, अच्छा मुसलमान बनने के लिए आपको 5 वक्त का नमाजी होना पड़ेगा, और नमाज कैसे पढ़नी वो नहीं बताया, रोजा कैसे रखना है वो नहीं बताया कुरान के अंदर। ठीक है, वो तरीका आपको आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। नमाज पढ़ने का तरीका कहीं कुरान में नहीं लिखा कि ये तरीके हैं इस तरह से नमाज पढ़नी है, लेकिन ये हुक्म है नमाज पढ़नी है, फर्ज है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको कुछ बताया नहीं कैसे करना है, लेकिन आपको ये बता दिया कि करना ये है, अब जैसे मर्जी करें, दिमाग इस्तेमाल करें। थर्ड स्टेप क्या होगा, जब आपने सेपरेट कर लिया तो उसका वेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने इधर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड में से क्लोरीन को अलग कर लिया, और जब अलग कर लिया तो उसके बाद उस क्लोरीन को वेट कर लें। जब वेट कर लेंगे तो कंप्यूटेशन आपने करनी है, जो भी अमाउंट आपने सेपरेट किया सैंपल का, कंप्यूटेशन क्या करनी है। अब वो कंप्यूटेशन में कुछ भी आप निकाल सकते हैं, आपको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के लिए आप उसको सॉल्व कर लें, कैलकुलेट कर लें। आपको मास चाहिए, आप मास के लिए उसको कंप्यूट कर लें, कैलकुलेट कर लें। तो कंप्यूटेशन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ही होगा, कैलकुलेशन बेसिक भी हो सकती है, कैलकुलेटर भी कर सकता है, लेकिन इटसेल्फ कैलकुलेटर को हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर ही है। पुराने जमाने में जब कैलकुलेटर लोग इस्तेमाल करते थे, वो कैलकुलेटर नहीं कहते, वो कंप्यूटर ही मानते थे, क्योंकि उस दौर में कंप्यूटर इतने एडवांस नहीं थे जैसे अभी हैं। मेरे पास ये मोबाइल है तो हम कह रहे हैं ना ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल नहीं, ये कंप्यूटर है, काम तो सारे वही कर रहे हैं। तो कंप्यूटर का मतलब क्या है, जो आपके डिजिटली काम कर रहा हो, जो आपके सॉफ्टवेयर उसके अंदर चल रहे हो, वो सब कंप्यूटर है। वो तो हमने तफरीक कर दी, ये लैपटॉप है, ये डेस्कटॉप है, ये मोबाइल फोन है, ये है, ये वो है। तो बहरहाल कंप्यूटेशन का मतलब क्या है, कैलकुलेशन बेसिक आप करेंगे। बहरहाल यहाँ पर आपको मजीद बताया हुआ है कि ग्रेविमेट्रिक कैलकुलेशन आपके कुछ ग्रेविमेट्रिक फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है।
और उसमें फिर हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड इनटू ग्राम्स ऑफ द सिंगल एलिमेंट। तो जो हमारे पास पूरा एक सब्सटेंस था, लेट सपोज सिल्वर क्लोराइड, उस पूरे सिल्वर क्लोराइड के कंपाउंड में से हमने क्लोरीन को अलग कर लिया। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम ग्रेविमेट्रिक फैक्टर्स कहते हैं। अब इतनी डेप्थ में नहीं जाना कि ये कैसे होगा। अब अगर किसी का दिल चाहता है ये समझने का कि सिल्वर क्लोराइड को कैसे अलग करेंगे, तो एक इलेक्ट्रोलिसिस मेथड हमने सीखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिक सा बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस हमने सीखा है। क्लोरीन अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगी अलग अलग। क्लोरीन फिर लिबरेट हो जाता है, जब लिबरेट यानी निकलेगा बाहर, हम उसको सिलेंडर में भर लेंगे। तो ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अब वो टेक्निक कौन सी अप्लाई कर रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे फिर आपको मजीद 4 टाइप्स बताई हुई हैं जिसकी डिटेल किताब ने नहीं दी भी, तो मैं भी आपको बस शॉर्टली बता दूंगा क्या होते हैं। तो 4 टाइप की ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आपको बताई हुई है। पहला फिजिकल, दूसरा थर्मो, तीसरा प्री कंपिटिटिव, चौथा आपको इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये 4 बताए हुए। फिजिकल एनालिसिस का मतलब जो फिजिकल इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल करते हुए एनालाइज कर रहे हैं। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर बेस्ड। प्री कंपिटिटिव, प्री कंपिटिटिव को अभी इतना डेप्थ में नहीं जा रहे, वो छोड़ दें, आपको समझाने में टाइम लग जाएगा। इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक, इसको भी समझाने में टाइम लगेगा। आयंस से रिलेट करता है, मेटल्स के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, प्रेसिपिटेशन एनालिसिस होता है एक और, अभी जहन में एग्जैक्टली नहीं आ रहा, लेकिन इसके बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं। यहाँ तो सिर्फ 4 आपको एनालिसिस बताएं, 4 नहीं है, और भी बहुत सारे। तो ये बेसिक आपके पास टॉपिक था आज, सिंपल सा क्लासिकल मेथड्स का। अगला टॉपिक आपके पास है एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड। अब एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड का मतलब क्या है कि हम कुछ एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्लासिकल मेथड में तो पुराने जमाने के जो मेथड्स चलते आ रहे हैं उसके ऊपर बात हो रही थी। तो अब यहाँ पर आपका क्लासिकल मेथड का टॉपिक आज मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक करेंगे, लेकिन आगे वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो अगले टॉपिक में थोड़ा टाइम लगेगा। बहरहाल यहाँ तक किसी को कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें।